मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अनु बाबू, जिस तरह से विधायिका है, जिस तरह से कार्यपालिका है और जिस तरह से न्यायपालिका है, इनके अपने अपने जगह पे जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, मीडिया का उस तरह से। और मीडिया की भूमिका राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये विपक्ष की भूमिका है, जनता का भला हो सकता है। आपने बहुत सही कहा भैया। एक बात मेरे जहन में है, अभी अभी हाल के एक घटना हुई है बिहार में। प्रशांत किशोर जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और काफ़ी राजनीति के जानकार हैं, नारा लिखते हैं, उन्होंने ही नीतीश कुमार का नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और कई बार नीतीश के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, ममता बनर्जी के साथ रहे, अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, आंध्र में रहा उन्होंने, कांग्रेस के भी साथ उन्होंने किया। अभी बिहार में जनसुराज यात्रा पे निकले हैं। मुख्यमंत्री का कल बयान आया है प्रशांत किशोर के मामले में कि प्रशांत किशोर मेरे पास ये प्रस्ताव लेके आए थे कि कांग्रेस में जदयू को विलय कर दिया जाए। तो ये तो इसी तरह का काम करते रहते हैं, मैं इस पे नोटिस नहीं लेता हूँ। तो बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा जो निकली है और मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, ये तो कई तरह से सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं दो बातें इस पर कहना चाहूँगा। एक तो यह कि प्रशांत किशोर जी बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती हैं, समाज को समझते हैं, लोग को समझते हैं। ये तो उनकी प्रशंसा की बातें हुई। दूसरी बात यह है कि आज जो जन सुराज के माध्यम से जो बिहार घूम रहे हैं, एक्चुअली और वास्तविक राजनीति यही है। लोकतंत्र में इसी तरह की राजनीति होनी चाहिए, चलनी चाहिए। लेकिन इससे कुछ दिन, चंद कदम आप पीछे हट कर देखें तो आज जिन गांधी के रास्तों पे, आज नेहरू के रास्तों पे, लोहिया के रास्ते पे, जयप्रकाश के रास्ते पे चल करके प्रशांत किशोर जी राजनीति करना चाह रहे हैं, कल की जो कुछ दिन पहले की प्रशांत किशोर जी की राजनीति है, उसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निर्धारित की है। यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम बीजेपी के साथ मिलकर 2014 से राजनीति को इतना महंगा बना दिया है कि आज आम इंसान को चुनाव लड़ने की बात सोचने में डर लगता है। और इस राजनीति को महंगा बनाने में बीजेपी के साथ साथ प्रशांत किशोर जी की अहम भूमिका है। शायद वो ये बात भूल चुके होंगे, लेकिन उनको एहसास होना चाहिए, अगर जनादेश के माध्यम से ये बातें वो सुन रहे हो तो उनको पश्चाताप करना चाहिए कि आज जिस गांधीवादी राजनीति को लेकर आप बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, आपने कल कॉरपोरेट के स्टाइल में राजनीति को चलाया है। जो राजनीति लोग हजारों लाखों में लड़ लेते थे, हजारों लाख रुपए की व्यवस्था करके विधानसभा की चुनाव लड़ लेते थे, आज 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की राजनीति हो गई। कैसे हुई? इसमें प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों की अहम भूमिका है। तो एक ओर आपने राजनीति को इतना महंगा बना दिया कि आम इंसान उसमें जाने से डरता है, और दूसरी ओर आज आपने गांधी नेहरू के रास्ते पे चल के राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बातें हैं, यही राजनीति होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर जी जिस बारे में जाने जाते हैं, निसंदेह उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं है। हर आदमी की अलग अलग योग्यता होती है। लेकिन आज यह तुलना करना इसलिए जरूरी है कि एक तरफ आपका कॉर्पोरेट घराने वाली विचारधारा को लेकर राजनीति को कॉर्पोरेट की तरह चलाने की आपने कोशिश की 2014 से लेकर अभी तक, और पुनः आपने गांधी की मार्गों को पकड़कर अब पदयात्रा आपने आरंभ किया है। ये दोनों बातें आपस में विरोधाभास हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति समाज के प्रति सूझबूझ रखता है वो जरूर आपके बारे में सोचेगा कि आज जो गांधीवादी विचारधारा के साथ आप राजनीति को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या आपकी यह वास्तविक सोच है, या समाज को नब्ज पकड़ने के लिए, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, समाज में अपनी राजनीति की वास्तविक चरित्र को स्थापित करने के उद्देश्य से महज पद यात्रा या गांधीवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? आपका वास्तविक विचारधारा वह तो नहीं है 2014 में जो देखने में आया। फिर आपने जितने लोगों, जितने पार्टियों के साथ आपने काम किया, चाहे आप कांग्रेस के काम किए हों, चाहे आप ममता बनर्जी जी के साथ किए हो, जगनमोहन रेड्डी के साथ आपने काम किया हो, नीतीश जी के साथ आपने किया हो, आपने चुनाव को व्यवसायिक दृष्टिकोण से आजमाया और चुनाव को काफ़ी महंगा बनाया, इतना एक्सपेंसिव बनाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक एक चुनाव, अगर पार्लियामेंट की चुनाव बिहार में बहुत भी महंगा होता था तो करोड़ में, 1.5 करोड़ में लोग चुनाव लड़ते थे। चुनाव आयोग का जो बजट है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे बजट होता है उसकी बातें हम कर रहे हैं। लेकिन आज तो पार्लियामेंट का चुनाव 10 करोड़ 20 करोड़ से नीचे कोई सोचता ही नहीं है।
आखिर कहाँ से यह पैसा आता है? क्या गांधीवादी स्टाइल में राजनीति करने के पीछे सोचना नहीं चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा? यह पैसा जब तक आप डकैती नहीं करेंगे आपके पास यह पैसा नहीं आ सकता है। जब तक आप चोरी नहीं करेंगे यह पैसा नहीं आ सकता है। तो ईमानदारी की पाठ जनता को पढ़ाना, ये सब तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सही। चेहरे के पीछे चेहरा छुपा हुआ है। आपने देखा कि संजय सिंह जी ने कई बिंदुओं पे प्रकाश डाला और राजनीतिक परिदृश्य में जो बिहार में और देश में हलचलें चल रही है उस पे मैं जानना चाहूँगा भैया से कि आपके हाथ में गणादेश अखबार है। हमारा अखबार अब दैनिक होने जा रहा है। झारखंड से शुरू हो रहा है और बिहार, उत्तर प्रदेश अभी शुरू होगा, तो दैनिक होते जा रहा है इस पे। और हमारे यहाँ आज भैया अतिथि संपादक भी हैं। तो बिहार में और देश में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे भैया से हम जानना चाहेंगे दो शब्द, और हमारे अखबार के बारे में कुछ बोलेंगे जी। निसंदेह अनूप जी, गणादेश एक बेहतर अखबार है और इसके आर्टिकल्स, इसके जितने लेखन विद्या हैं वो बेहतर है। हम आपको एक दो चीज़ और मीडिया की भूमिका जब आपने कही है तो एक दो चीज़ें कहना चाहेंगे। अभी एक बड़ा ही जोर का विषय चला है, वो क्या है कि एक सांसद, शायद सांसद नहीं हैं, हार चुके हैं, बीजेपी के ही पहले सांसद थे, उदित राज जी ने, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। हाँ, शायद अभी कांग्रेस में अभी जी, उनका एक राष्ट्रपति पे विवादित बयान भी जी, उनका राष्ट्रपति पे एक विवादित बयान आया है और मीडिया में यह चल रहा है कि उदित राज जी ने राष्ट्रपति के ऊपर विवादित बयान दिया। निसंदेह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो सर अपने आप में थोड़ा अपमानजनक हो या उस पद के गरिमा के विरुद्ध हो, लेकिन स्पष्टता यहाँ भी होना चाहिए। आज जो ये डिटोरिएशन हो रहा है वो केवल नीचे लेवल पे नहीं है, ये राजनीतिक सोच का डिटोरिएशन ऊपर से है। हम महामहिम के उस वक्तव्य का भी चर्चा करते हैं जिसमें महामहिम ने गुजरात में भाषण देते हुए यह कहा कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। क्या महामहिम के लिए यह बात कहना आवश्यक था? महामहिम यह बात कहते हुए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे थे? या महामहिम जिस वर्ग से आती हैं, जो आज डिबेट मीडिया पे चल रहा है कि आदिवासियों का अपमान, महिला का अपमान और राष्ट्रपति का अपमान, क्या ये नमक पूरा देश खाता है, इस बयान से आदिवासियों का कल्याण होने वाला था? ये बयान देकर महामहिम पूरे महिला वर्ग का कल्याण करने का बात कर रही थी। आखिर ये बयान की आवश्यकता क्या थी? निसंदेह हमारे महामहिम का यह बयान राजनीतिक बयान था और इस बयान से जो उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है उसके बदले वो कुछ पेश करना चाह रही थी, उस उपकार का बदला चुकाना चाह रही थी। तो प्रश्न तो है और प्रश्न खड़ा होगा। संविधान के किसी आर्टिकल में यह नहीं लिखा हुआ है कि महामहिम या प्रधानमंत्री का कंडक्ट अगर सही नहीं है तो उस पर प्रश्न नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रश्न होगा, हाई कोर्ट पे भी प्रश्न होगा और प्रधानमंत्री पे भी प्रश्न होगा और राष्ट्रपति पे भी प्रश्न होगा। सबसे पहला दायित्व उनका है कि आप देश के पहले नागरिक हैं, आपको अपने कर्तव्य को प्रति, अपने वचन के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, आपको संविधान के प्रति संकल्पित होना चाहिए ताकि आपसे लोग सीख सके। गुजरात का नमक लोग खाता है। आज लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना परिपक्व है, आप क्या कहना चाह रही हैं वो लोग समझ रहा है, आप किसे राजनीतिक लाभ दिलाना चाह रही हैं वो लोग समझ रहा है। तो राष्ट्रपति जी का भी यह बयान कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं था और उदित राज जी शायद उसके जगह पे अच्छे शब्दों का चयन करते, उनका जो शब्द है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो शायद अच्छे शब्दों का चयन करते तो ये बातें सामने नहीं आती। मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? अभी जो देश में चल रहा है, जो नकारात्मक छवि बनी है, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा भैया कि रांची में जो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिंट मीडिया अपनी भूमिका का निर्वहन तो कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रास्ते से भटक गया है। तो आपके अनुसार मीडिया की भूमिका बिहार और देश में क्या होनी चाहिए, क्या बदलाव की जरूरत है? मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है अनूप बाबू। जिस तरह से विधायिका है, जिस तरह से कार्यपालिका है और जिस तरह से न्यायपालिका है, इनके अपने अपने जगह पे जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, मीडिया का उस तरह से। और मीडिया की भूमिका राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये विपक्ष की भूमिका है।
अगर विपक्ष जो काम नहीं करता है वो काम मीडिया को करना चाहिए। यानी सरकार को सचेत करने का काम मीडिया करती है, सरकार पे प्रश्न खड़ा करती है मीडिया जनता के ओर से। लेकिन आज जनता की नुमाइंदगी जिस रूप में मीडिया करती है वो मीडिया कर नहीं रही है। मीडिया सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आती है, मीडिया ऐसे क्वेश्चन पे डिबेट कराती है कि उसका जिस जनता को या जिस क्लास को हम जो मैसेज देना चाहते हैं वही दें। जनता के मूलभूत जो इशू हैं उससे उठाने से मीडिया बचती है, मीडिया भ्रामक इशू उठाती है। तो मीडिया अपने कर्तव्य से विचलित हो रही है और इसका परिणाम न केवल मीडिया की गरिमा गिरने से है, इसका परिणाम बड़ा ही देश को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया अपने विचार को जनता के हित में जब चाहे जहां चाहे जिस रूप से प्रकट करे, ये मीडिया का हक है। लेकिन मीडिया आज किसी के लिए, किसी से प्रभावित होने के अन्य तरीके हो सकते हैं। आप अनूप जी किसी तरह से प्रभावित हो, वो किसी तरह से प्रभावित हो। मीडिया मार्ग भटक चुकी है, पूरी तरह से भटक चुकी है। और मीडिया के आज बड़े बड़े जो चैनल हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, उनको तो अपने गलती का एहसास ही नहीं है। उनका तो यह है कि जो हम संदेश दे रहे हैं या जो हम डिबेट कर रहे हैं या जो हम करवा रहे हैं, आपने देखा है कैसे कैसे सब्जेक्ट तय किए जाते हैं, कैसी कैसी बातें मीडिया पे लिखी जाती है। ये तो लिखना और पढ़ना ही आप लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखेंगे, नैतिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज मोटे तौर पर यह कहिए कि मीडिया अपना मार्ग भटक चुकी है, जैसे राजनीतिक अपना मार्ग भटकी है। मीडिया आईना दिखाने का काम करती है, लेकिन मीडिया को आज ज़रूरत है कि स्वयं अपना चेहरा आईने में देखे कि कहाँ जा रही है मीडिया, अपने गरिमा को कहाँ ख़त्म कर रही है। जिस मुल्क में जैसे ऐसे ऐसे पत्रकार हुए हैं जिनके एक लेख से सरकार गिर जाती थी, जिनके एक लेख से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री घबरा जाते थे, आज वो मीडिया किसी के लिए, अगर गांव की भाषा में कहें तो किसी के लिए झाल बजाने के अलावा मीडिया का कोई दायित्व नहीं। बहुत अच्छा। आपने देखा किस तरह से एक एक बिंदुओं पे हमारे अतिथि संपादक ने प्रकाश डाला। तो चलते चलते मैं कबीर का एक दोहा कहूंगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। पुनः हम नए मेहमान से मिलेंगे और आपको तब तक के लिए नमस्कार।